आज हम भारत की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी को हिला देने वाले स्कैंडल की बात करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टमैटिक शोषण की जो सालों साल एक बड़ी कॉरपोरेशन की दीवारों के पीछे चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक इंसान की हिम्मत ने एक 4 साल पुराने सिंडिकेट की नींव हिला दी। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आवाज एक राष्ट्रीय जांच का कारण बन गई। तो ये कहानी शुरू होती है उस एक पल से जब सालों की चुप्पी आखिरकार टूटी। जो चीज मदद के लिए एक इंटरनल गुहार की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक क्राइसिस में बदल गई। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर बैठे वो लोग जिन्हें एक्शन लेना चाहिए था, वो पूरी तरह से फेल हो गए। जब जांच आगे बढ़ी तो जो तस्वीर सामने आई वो वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। पता चला कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि युवा कर्मचारियों को, जिनकी उम्र ज्यादातर 18 से 25 साल थी, फंसाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी ग्रूमिंग की रणनीति अपनाई जा रही थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि ये पूरी तरह से एक 3 स्टेप का प्रोसेस था। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिससे पीड़ितों को धीरे धीरे तोड़ा जा सके और फिर उन पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। पहला कदम था दिमागी तौर पर कंट्रोल करना। एक पीड़िता ने बताया कि उसे छत पर अकेले काम करने के लिए मजबूर किया गया और उसका फोन तक छीन लिया गया। सोचिए, ये सिर्फ कोई सजा नहीं थी, ये पूरी तरह से दिमाग पर कब्जा करने की एक चाल थी। दूसरा कदम था यौन शोषण, और इसके लिए बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल किया गया, शादी का झूठा वादा। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे खेल का एक कथित मास्टरमाइंड तौसीफ अख्तर पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। ये कोई मामूली धोखा नहीं था। पुलिस के बयान से भी ये साफ है। ये एक कैलकुलेटेड मूव था, एक टूल था जिसका इस्तेमाल पीड़ित को इमोशनली फंसाने के लिए किया जाता था ताकि बाद में उस पर धार्मिक दबाव बनाया जा सके। और वो तीसरा और आखिरी कदम था धार्मिक दबाव। पीड़ितों पर काम के दौरान नमाज पढ़ने का प्रेशर बनाया गया। बात यहीं नहीं रुकी, उन्हें ये तक यकीन दिलाया गया कि उनके परिवार में अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज सिर्फ इस्लाम कबूल करने से ही हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ये सब 4 सालों तक कैसे चलता रहा? कोई तो था जो इसे नजरअंदाज कर रहा था, या शायद मदद कर रहा था। जांच में सामने आया कि जिन सिस्टम्स को कर्मचारियों के रक्षा के लिए बनाया गया था, वो बुरी तरह फेल हो चुके थे। एचआर और ऑपरेशंस मैनेजमेंट पर आरोप है कि वो न सिर्फ शिकायतों को अनसुना कर रहे थे, बल्कि इन शिकारियों की मदद भी कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि ये कोई सीक्रेट था। 78 से भी ज्यादा बार ईमेल और कॉल के जरिए शिकायत की गई थी। और जब पीड़ितों ने एचआर से बात की तो उन्हें क्या जवाब मिला? उन्हें कहा गया कि अरे, ऐसा तो एमएनसी में आम है। यह जवाब अपने आप में कॉर्पोरेट लापरवाही की पूरी कहानी कहता है। तो जब कंपनी के अंदर मदद के सारे रास्ते बंद हो गए, तब नासिक पुलिस ने कमिश्नर संदीप कार्णिक के नेतृत्व में एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। सच्चाई को बाहर लाने के लिए एक हाई रिस्क अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने अपने कांस्टेबलों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। ये एक शानदार तरीका था, क्योंकि इससे वो मैनेजमेंट को बाईपास करके सीधे उन डरे हुए कर्मचारियों तक पहुंच सके और सीधे सबूत इकट्ठा कर पाए। और इस अंडरकवर ऑपरेशन से एक एक करके सारी परतें खुलने लगी। पता चला कि ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, डेटा पर आधारित सिंडिकेट था। पीड़ितों को चुनने और उन पर नजर रखने के लिए खास व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जांच में एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ तब आया जब पीड़ितों ने बताया कि उन्हें मलेशिया में अच्छी नौकरी का लालच दिया जा रहा था। इस मलेशिया लिंक के सामने आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी मानव तस्करी के एंगल से जांच करनी पड़ी। नासिक की एक ब्रांच में जो कुछ सामने आया, उसने पूरे भारत में एक हलचल मचा दी। अब यह सिर्फ एक लोकल क्राइम नहीं रह गया था, बल्कि इसने वर्कप्लेस सेफ्टी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और धार्मिक दबाव जैसे मुद्दों पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। ये स्लाइड दिखाती है कि एक्शन 2 अलग अलग लेवल पर हो रहा था। एक तरफ कंपनी अपनी इमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, इंटरनल जांच, सस्पेंशन, वर्क फ्रॉम होम। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियां एक बहुत बड़ी, कई एंगल से जांच कर रही थीं। मामले की गंभीरता इतनी बढ़ गई थी कि पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को खुद सामने आकर पब्लिकली संकट को स्वीकार करना पड़ा और एक टॉप लेवल इंटरनल जांच का आदेश देना पड़ा।
ये बताना भी जरूरी है कि इस पूरे मामले को एक बहुत ही संवेदनशील, सामाजिक, धार्मिक एंगल भी दिया गया। प्रदर्शनकारियों और कुछ राजनीतिक नेताओं ने इसे कॉरपोरेट लव जिहाद का नाम दे दिया, जिससे यह मामला और भी ज्यादा जटिल हो गया। टीसीएस नासिक का ये केस एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। वो ये कि कागज पर बनी कोई भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितने उसे लागू करने वाले लोग। और ये मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असली कॉरपोरेट जवाबदेही आखिर दिखती कैसी है।